आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और आपने पेशेंस रख के देखना है। पेशेंस रख के देखते रहोगे तो आप लोग को बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और एक और रिक्वेस्ट है कि जो टीचमेंट में देख रहे हैं उसके लिए भी बेटर ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे भी ऑलरेडी ये अवेलेबल है। आप आराम से मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके जो भी बेल आइकन पे अगर क्लिक किए हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इसको देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये है आपका यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है, और यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन लेते हैं। यूनिट नंबर 1 आप लोगों ने देख लिया होगा, आशा करता हूँ आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, या तो जो टीचमेंट है एप्लीकेशन उस पे देख लिया होगा। तो यहाँ पर अगर आप सभी को अगर टीचमेंट पे ज्वाइन होना है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, सर हमें ज्वाइन होना है, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज। देखो, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। मास मतलब m, और वेलोसिटी ये m इंटू वी किसका होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, मोमेंटम का होता है। मोमेंटम P इक्वल टू एम बी, ये आप लोगों ने सुना होगा, P इक्वल टू एम बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द डेफिनेशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो डेफिनेशन क्या देता है, तो इनर्शिया का डेफिनेशन देता है। और इनर्शिया जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स द डेफिनेशन, तो फर्स्ट लॉ किसका डेफिनेशन देता है, इनर्शिया का देता है, ठीक है। कि अगर कोई जो बॉडी मूव कर रही है तो मूव करते रहेगी, और या तो स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, तो फोर्स की बात कर रहा है, तो दिस इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका था, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट होता है, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये स्टेटमेंट था। ये चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण ये लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण लगता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें क्या आता है, देखोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें ग्रेविटी आ जाती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकालोगे तो उसमें ग्रेविटी के कारण आप जब भी निकालते हैं ना फोर्स, वेट निकालते हैं, ठीक है, वेट के कारण ग्रेविटेशनल लगता है, तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट किया जाता है, मास आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, फोर्स इज ड्यू टू मास, ठीक है। अगर किसी का मास नहीं है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परसिस्ट इट्स स्टेट, दिस इज नोन एज, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू परसिस्ट इट्स स्टेट, उसका स्टेट जो अवस्था है उसकी उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, तो इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट to persist its state is this is known as a inertia। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट, एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर डेफिनेशन अगर जानोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इस तरीके से होता है, v1 माइनस v2 अपन टी होता है, ये ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये कर सकते हैं, वेलोसिटी अपन टाइम इस तरीके से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फोर्स इंटू टाइम की बात करा, फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम किसका होता है, तो इम्पल्स का होता है, ये याद कर लेना, ठीक है। ये आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, अगर अप्लाइड मैकेनिक्स अगर देखोगे तो उसमें भी ये दिया था फर्स्ट चैप्टर में। तो फोर्स इंटू टाइम जो होता है वो इम्पल्स में होता है, बढ़नो आघात बोलते हैं, इम्पल्स मतलब बढ़नो आघात। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इम्पल्स ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, तो अभी आप लोगों ने देखा कि फोर्स इंटू टाइम था, फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स का क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक सेकेंड ऊपर है तो एक सेकेंड से कैंसल, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन भी आ जा रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। और एन एस न्यूटन इंटू सेकेंड ये भी आ जा रहा है, तो ए और सी दोनों को ये सिलेक्ट कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन इंटू सेकेंड,
केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, ये भी आ जाता है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है तो ये गलत है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन होगा। ए और सी दोनों राइट है। न्यूटन इंटू सेकेंड ही लिखा है, न्यूटन इंटू सेकेंड तो सही है। न्यूटन इंटू एसआई यूनिट बोला है तो न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। ठीक है, अच्छा अच्छा एसआई बोला है, एमकेएस में ये हो रहा था। ओके ओके ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, मैं यहाँ पे एमकेएस में देख रहा था। तो अगर एमकेएस में बोलता है ना तब ये राइट होता, एमकेएस में बोलता तो ये राइट होता, और एसआई में बोला तो ये राइट होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो याद रखना एसआई यूनिट की बात किया है। इम्पल्स ऑफ फोर्स ये था ना, फोर्स इनटू टाइम था, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड हो गया एसआई यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। मोमेंटम जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम की बात कर रहा है तो वो जीरो होगा। ठीक है, ये याद रख लेना, जीरो होगा। नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स डेफिनेशन ऑफ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या देता है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका डेफिनेशन जो देता है, एक्चुअली देता है इनर्शिया को, इनर्शिया जड़त्व का देता है। लेकिन नॉर्मली सब कुछ डिपेंड होता है फोर्स के ऊपर, तो इसीलिए इसको राइट करते हैं। ठीक है, सब फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, तो डी इज द राइट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ड्यू टू, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के लिए, ये सब चीजें तो देख ही लिए थे। अ फोर्स ऑफ डैश एक्ट व्हेन सॉलिड सरफेस स्लाइड और टेंड टू स्लाइड ऑन ईच अदर, तो वो क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, अ फोर्स ऑफ डैश एक्ट व्हेन सॉलिड सरफेस स्लाइड ऑन ईच सरफेस, तो उसमें फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, ये चीजें देख सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी पे जीरो लग रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा है, जीरो का मतलब लग ही नहीं रहा है, देन इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। ठीक है, जो पहले था वही अभी भी है। तो वेलोसिटी उसका डिफरेंस क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यही होता है ना वेलोसिटी का डिफरेंस, v1 माइनस वी टू अपन क्या होता है? v1 माइनस वी टू अपन टी होता है। तो पहले जो v1 था वही v2 भी है, तो जीरो हो जाएगा ऊपर, तो ये जीरो अपन टी करोगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? मतलब रिमेन्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। ऐसे एक्सेलरेशन क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जीरो आने का मतलब यहाँ पर देख एक तरीके से देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है ऑन ए बॉडी इज जीरो, मतलब कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी पहले जितना था उतना ही वेलोसिटी अभी भी रह रहा है। मतलब पहले जितना आया था वी अपन टी जो आता था वही अभी भी आ रहा है वी अपन टी। तो एक्सेलरेशन ही सिर्फ पूछ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन आपका रिमेन्स कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू जीरो आने का मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, ठीक है, v2 की वैल्यू तो वही होगा v1 की जितना। चलिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन। जो मोशन का फर्स्ट लॉ है वो क्या डेफिनेशन देता है? देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन में फर्स्ट लॉ जो होता है वो फोर्स को ही बताता है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ मोशन को ही बता रहा है। ठीक है, एक्चुअली फर्स्ट इनर्शिया को बताता है, दूसरा फोर्स को बताता है, तीसरा एक्शन रिएक्शन बताता है। तो देख लेना उस हिसाब से, जैसा ऑप्शन दिया हो उस प्रकार से देख लेना। विच फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? विच फिजिकल क्वांटिटी इज इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यही बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज अ फोर्स होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सेकंड जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सेकंड लॉ का डेफिनेशन है ना, वो यही है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये लास्ट ऑप्शन था। तो ये इसी तरीके से आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो ऐसे ही जितने भी यूनिट है उसके वीडियोज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आप देखते रहिए। और जितने भी हैं बाकी आपके जो दोस्त मित्र, क्योंकि ये देखिए फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स हुआ, चाहे इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, चाहे इंग्लिश हुआ, ये कॉमन होता है। ठीक है, और ये चीजें ही आप लोग को बाकी है, फर्स्ट जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ये सब्जेक्ट बाकी है, एग्जाम देना बाकी है। तो ये चीजें कॉमन है, ऑल ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो कि सभी को आप शेयर कर लो, सभी ब्रांचेज, जितने भी ब्रांचेज है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे सिविल हो, सभी ब्रांचेज को, जो भी ब्रांचेज है उसको शेयर कर लीजिए। सो थैंक यू।
तो थर्ड लेसन आपके सामने आ गया है और थर्ड लेसन आपको इसके नेम तो आपको आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। ये थर्ड यूनिट बोल सकते हैं, थर्ड लेसन बोल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने पहला जो एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपको बताया था कि ये टोटल 7 यूनिट है और 7 यूनिट में ये थर्ड यूनिट आप देख रहे हैं। इस थर्ड यूनिट में आप देखेंगे तो इसका पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले भी मैं बता देता हूँ यूट्यूब पे भी मिलेगा, टीचमेंट पे भी मिलेगा। तो जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसके सारे वीडियोज आप आसानी से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। वाटर देखो ग्लास है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एडहेसिव फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडहेसिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है। एडहेसिव फोर्स बोला जाता है, तो ये चीजें आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन अपन मीटर होता है। न्यूटन अपन मीटर या न्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर है। इफ रेनॉल्ड्स नंबर फॉर ए लिक्विड इज 300, 300 होता है तो उस फ्लो को क्या बोला जाता है? उस फ्लो को क्या बोला जाता है? तो बोथ स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो, हालांकि उसको ट्रांजिट बोला जाता है, इसको ट्रांजिट बोला जाता है, ठीक है। ट्रांजिट बोला जाता है। देखो लेस देन 2000 होता है, 1 मिनट, अगर लेस देन 2000 हुआ तो उसको बोला जाता है लैमिनार, लैमिनार फ्लो बोला जाता है। अगर 2000 से लेके 4000 के बीच में होता है तब ये ट्रांजिट होता है, और 4000 से अगर ज्यादा हुआ तो उसको टर्बुलेंट बोला जाता है, टर्बुलेंट बोला जाता है, ठीक है। टर्बुलेंट बोला जाता है। तो ये बहुत स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो मतलब उसके बीचों बीच में आ रहा है, इसीलिए दोनों को ले लिया, ठीक है। स्टेडी का मतलब ये लैमिनार की बात कर रहा है। तो हर जगह पे देखो, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हो तो वहां पे ये लैमिनार, ट्रांजिट और टर्बुलेंट देखने को, या हाइड्रोलिक्स आप पढ़ते हो तो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर यहाँ के लिए कंडीशन ये आपका आंसर आएगा, बहुत स्टेडी एंड टर्बुलेंट, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप आर स्पेरिकल इन शेप बिकॉज। जो स्मॉल लिक्विड होता है उसका ड्रॉप स्पेरिकल शेप में होता है, क्यों? सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। जो लेडीज होती है ना, वो जब बाल को धोते हैं तो उस पर आप बात देखे होंगे कि वो उसको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर के जो लिक्विड होते हैं उसको झाड़ देते हैं, उसके अंदर का निकाल देते हैं। या तो आप देखे होंगे कि हेयर ड्रायर जो रहता है उसका यूज करते हैं कि उसके अंदर का लिक्विड निकल जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, लट पड़ जाएगा, वो चिपक जाता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का ही रीजन है। ये चीजें भी देख सकते हैं। वो जो कोई भी लिक्विड होता है उसको बूंद बन जाने का रीजन ही होता है सरफेस टेंशन, ये ध्यान रखिएगा। स्पेरिकल शेप में बन जाता है ना, उसका रीजन होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट, हुक्स लॉ गिवन बाय। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही उन्होंने कहा था। तो ये कौन है? पहला ही ऑप्शन राइट है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स ने ये दिया था डायरेक्टली। ये देखो अल्फा जैसा बना है ना, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नोन एज। तो ये इलास्टिसिटी बताता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी यही होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाया हो और उसका शेप चेंज हुआ है, फिर बाद में फोर्स हटा दे रहे हो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि ये आपका कोई मटेरियल है, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई किए, ये पी जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तो ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गया, ठीक है। और ये पी फोर्स जैसे हटाए तो फिर वो ऐसे ही अपने जैसा जैसा शेप में था वैसे आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। और अपनी शेप में ना आए तब ये प्लास्टिसिटी होगा, जब अपनी शेप में नहीं आता है तब प्लास्टिसिटी होता है, ठीक है। ये चीजें, और उसमें जो चेंज आता है ना, चेंज आता है, चेंज अपान ओरिजिनल लेंथ अगर देखते हैं तो स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है। और जो सिर्फ चेंज होता है जिसके कारण, उसको बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। जो जिसके कारण चेंज होता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोला जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है कि पॉइज इज द सीजीएस यूनिट। तो किसका सीजीएस यूनिट है ये आपको बताना है। तो ये विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट है पॉइज जो है, ठीक है। पॉइज जो है वो सीजीएस यूनिट किसका है? विस्कोसिटी का, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस
टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की जब भी बात करें तो वो पॉइजनस रेशियो होता है, ठीक है, पॉइजनस रेशियो होता है, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें तो पॉइजनस पॉइजनस रेशियो, एक्चुअली ये जो पॉइजनस रेशियो जो बोला है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि पॉइजनस जो रेशियो होता है म्यू जो होता है वो स्ट्रेन अपन स्ट्रेन ही होता है, ठीक है, एप्सिलॉन डैश अपन एप्सिलॉन होता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइजनस रेशियो स्ट्रेन यहाँ पर स्ट्रेस ना होके स्ट्रेन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, स्ट्रेन होगा। दोनों में लॉन्जिट्यूडनल ही बोला है तो दोनों में लॉन्जिट्यूडनल ही अगर है स्ट्रेन अपन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन एक बार देख लेना, पॉइजनस रेशियो जो होता है पॉइजनस रेशियो, तो आ, देख लेना एक बार, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं, एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस इट्स शेप, एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजिंग इट्स शेप इज नोन एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स ही बोलेंगे ना, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, उसको डिफॉर्म कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर। देखो अगर मान लीजिए कि वाटर आपके हथेली पे कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, तो उसका एंगल कितना बनेगा, तो उसका एंगल बनेगा 0, उस टाइम पे जो एंगल पे बनेगा, जो कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर का एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस possess the highest elasticity, which of the following substance possess the highest elasticity। तो हाईएस्ट इलास्टिसिटी किस में होता है, तो स्टील में होता है, ये याद रख लेना, ठीक है, स्टील में होता है सबसे ज्यादा, जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो स्टील में होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। देखो ग्लास और वाटर के बीच में, मॉलिक्यूलर के बीच में जो फोर्स होता है, ये पहले भी बताया कि कौन सा फोर्स होता है, तो एडहेसिव फोर्स होता है, स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन आ चुका था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो चाहे एमएम स्क्वायर होगा, बी इज द राइट आंसर। द रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ पर भी देखिए ये पॉइजनस रेशियो फिर से ये क्वेश्चन आया है, लेकिन एक बार देख लेना यहाँ पर कोई कहीं ना कहीं ये स्ट्रेन अपन स्ट्रेन ही है, ठीक है, ओके, ये चीजें थोड़ा देख लेना। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। देखो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होता है कि जो लिक्विड होगा वो वेपर बनेगा, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, उसमें का टेंशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। बाय विच रीजन द ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, वही है, लिक्विड स्फेरिकल फॉर्म में हो जाता है, उसका रीजन क्या है, सरफेस टेंशन है। ये क्वेश्चन पहले भी देख लिए थे। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस की बात किया है, तो स्ट्रेस की बात करते हैं, अच्छा, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का भी वही यूनिट होता है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस का भी है। और कई बार ये इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्ट्रेस है और प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग रिसर्च कर लेना, देख लेना। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज सेम, ये तो एक बार क्वेश्चन देख ही लिए। द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डैश विद द राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसको उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है, तो वो होती है डिक्रीज, विस्कोसिटी भी डिक्रीज होती है और सरफेस टेंशन भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये याद रख लेना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से ज्यादा होता है, देन लिक्विड विल बी डैश इन द कैपिलरी ट्यूब, तो क्या होगा, फॉल हो रहा है। जब भी फॉल होता है ना, जैसे कि मान लो एक ट्यूब ऐसे इस तरीके से लिए, इसमें कुछ लिक्विड है, ठीक है, इसमें लिक्विड है, अब एक आपने ऐसे ट्यूब लिया, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है कि इस तरीके से यहाँ तक ही ये पानी है, यहाँ जो टब था उसमें यहाँ इस लेवल तक पानी था, इस लेवल तक, लेकिन ये ट्यूब जो था उसमें इसी लेवल तक पानी है, यहीं तक पानी है, तो ये क्या हुआ, इतना फॉल हुआ है। तो इसमें जो एंगल बनता है ना, यहाँ पर जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो 90 डिग्री से ज्यादा बनता है, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा बनता है, तो इसलिए ये फॉल होता है, कैपिलरी फॉल बोला जाता है इसको, तो ये चीजें याद रखना।
ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए। एग्जाम का प्रिपरेशन इसी से आप कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका प्रिपेयर करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक वैसे ही आइडिया हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैक्सिमम नहीं तो मैं ये बोलूँ कि 80% क्वेश्चन तो इसमें से मैच हो ही जाएंगे, मे बी 100% भी हो सकता है क्वेश्चन। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।